अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं बात करूँगी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी जिसको ADHD भी कहा जाता है, और बात करेंगे कि इसको किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है, और डिसऑर्डर के शिकार बच्चे जो होते हैं वो किस तरह की हरकत करते हैं और पेरेंट्स और टीचर्स इनको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर अमूमन बच्चों में या टीन्स में देखने में आता है, लेकिन ये अडल्टहुड तक भी जा सकता है और गर्ल्स के मुकाबले में बॉयज़ में ज़्यादातर ये डिसऑर्डर पाया जाता है और ये अर्ली स्कूल ईयर्स में डायग्नोज किया जाता है। ADHD को क्योर किया जा सकता है अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट और एजुकेशन प्लान को साथ लेकर चला जाए, तो इंडिविजुअल अपने ADHD के सिम्टम्स को मैनेज करना सीख सकता है। ADHD के सिम्टम्स और डायग्नोसिस को अगर देखा जाए तो डायग्नोज करते हुए 3 मेन डोमेन्स को देखा जाता है। वो डोमेन्स क्या हैं? नंबर 1 इन अटेंशन यानी कि तवज्जो ना दे पाना। नंबर 2 इम्पल्सिविटी, भी काम को करने की अर्ज आना और वो काम करके रहना। और नंबर 3 हाइपर एक्टिविटी यानी टिक करना बैठना। नंबर 1 डोमेन की यानी इन अटेंशन की अगर हम बात करें तो ऐसे बच्चों में तवज्जो और ध्यान की कमी होती है। ऐसे बच्चे अपनी बारी का वेट नहीं कर पाते। अगर कोई बात कर रहा है तो बीच में ही बोल पड़ेंगे, अगले पर्सन की बात को कंप्लीट होने का टाइम नहीं देंगे। नंबर 2 हाइपर एक्टिव होते हैं यानी उछल कूद करते रहते हैं, टिक कर नहीं बैठते। इनको हम बाकी बच्चों से भी इसी तरह डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अपने एज लेवल के बाकी बच्चों की निस्बत इन बच्चों का एनर्जी लेवल हाई होता है और इसी की वजह से उनकी लाइफ में डिस्ट्रेस कॉज हो रहा होता है और उनकी लाइफ की साइको सोशल फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो रही होती है। और ये सिम्टम्स अगर मुसलसल 6 मंथ तक जारी रहें तो इनको ADHD डायग्नोज किया जाता है। सबसे पहले हम इन अटेंटिव को देखते हैं और इन सिम्टम्स में से 5 या 6 सिम्टम्स ऐसे बच्चों में मौजूद होंगी। ऐसे बच्चे तवज्जो नहीं दे पाते, अटेंशन या कंसंट्रेट नहीं कर पाते किसी भी काम या बात पर, और अगर ये अटेंशन देना शुरू भी कर दें तो अपनी अटेंशन को बरकरार नहीं रख पाएंगे। इनसे केयरलेसली मिस्टेक्स होती हैं। स्कूल में कोई भी काम करते हुए या वर्क प्लेस पर कोई भी जॉब टास्क को परफॉर्म करते हुए ये किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे और किसी भी लेक्चर पर फोकस नहीं कर पाएंगे। किसी भी कन्वर्सेशन के दौरान इनका ध्यान अचानक से बढ़ जाएगा। ये इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर पाते, ये अपना टाइम भी मैनेज नहीं कर पाते। इनसे अपनी डेडलाइंस मिस हो जाती हैं। अपना कोई भी काम या प्रेजेंटेशन या कोई रिपोर्ट सबमिट अगर करवानी हो तो उसकी डेडलाइन इनसे मिस हो जाती है। इसके अलावा इनको किसी भी ऑर्गेनाइजिंग टास्क को करते हुए बहुत डिफ़िकल्टी होती है। काम करने से भी अवॉइड करते हैं जिसमें मुसलसल जहनी मशक्क़त कार होती है। जिस तरह की कोई प्रेजेंटेशन बनानी हो, कोई रिपोर्ट बनानी हो, कोई फॉर्म कंप्लीट करना हो, अगर ये उसको शुरू भी कर देंगे तो अपनी तवज्जो कायम नहीं रख पाएंगे, उसको बीच में ही छोड़ देंगे। ये कोई भी काम कंप्लीट नहीं कर पाते, ये इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं किसी भी काम को करते हुए। इसके अलावा ये चीज़ें भूल जाते हैं। केयरलेसली मिस्टेक्स इनसे होती हैं। वॉलेट रखकर भूल जाते हैं, मोबाइल रखकर भूल जाएंगे, कीज़ और बिल्स वगैरह रखकर भूल जाएंगे। इसके अलावा इनको बिल्स पे करना याद नहीं रहता। अब हम बात करते हैं इम्पल्सिव और हाइपर एक्टिव। इसमें भी 5 to 6 सिम्टम्स मौजूद होती हैं। हाइपर एक्टिव या इम्पल्सिव टाइप में बच्चे फेजिंग करते हैं यानी हाथ पाँव मुसलसल हिलाते रहते हैं, उछल कूद करते रहते हैं। कभी हाथों को हिलाएंगे, कभी बाजुओं को हिलाएंगे। क्लासरूम में बैठे हुए टांगों मूव करते रहेंगे, आराम से नहीं बैठेंगे। अगर इनको बैठने के लिए कहा जाए तो थोड़ी देर बाद उठकर खड़े हो जाएंगे। चलने के बजाय भागना पसंद करेंगे। जहाँ पर इनअप्रोप्रिएट हो भागना, वहाँ पर भी ये उछल कूद करेंगे और भागना शुरू कर देंगे। इसके अलावा इनको सिटिंग गेम्स बिल्कुल पसंद नहीं होती, जिस तरह के लूडो या कैरम, जहाँ इनको बैठना पड़े। इसके अलावा ये हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं यानी हाइपर एक्टिव रहते हैं, कोई ना कोई काम करते रहते हैं। और इसके अलावा ये बातें बहुत ज़्यादा करेंगे, अगले पर्सन की बात को हमेशा कट करेंगे, अगले पर्सन की बात को कंप्लीट नहीं होने देंगे, बीच में ही उसको टोक देंगे। और अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है तो सवाल कंप्लीट होने से पहले ही उसका जवाब दे देंगे और कभी भी अपनी बारी का वेट नहीं करेंगे। अगर इनको एक लाइन में खड़ा किया जाए और कहा जाए कि अपनी बारी का इंतज़ार करें तो लाइन को तोड़ देंगे, अपनी बारी का इंतज़ार नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस की। ADHD को डायग्नोज करने के लिए
कोई भी लैब टेस्ट मौजूद नहीं है। इसके लिए पेरेंट्स से और टीचर से उनकी तमाम इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया जाता है, चेकलिस्ट फिल की जाती है, मेडिकल एवेलुएशन जैसा कि विजुअल एंड हेयरिंग स्क्रीनिंग की जाती है। ये देखा जाए कि कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर बच्चा सही तरह से फोकस नहीं कर पा रहा है या इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर पा रहा, उसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम, हेयरिंग या विजुअल प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके अलावा बाकी मेंटल डिसऑर्डर्स को, जिस तरह के डेफिएंट डिसऑर्डर में भी बच्चा इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर पा रहा होता, तो इनको भी देखा जाता है कि कहीं बाकी किसी मेंटल डिसऑर्डर की वजह से बच्चे में ये सिम्टम्स तो नहीं आ रहे। अब हम बात करते हैं कॉजेज़ की। ADHD की कॉजेज़ क्या होती हैं और रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो पहली रीज़न तो ये बन सकती है कि अगर फैमिली में कोई मेंटल डिसऑर्डर रन कर रहा है तो बच्चों में ADHD होने के चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा ब्रेन केमिकल्स में चेंजेस हो सकती हैं। तो हो सकता है कि ब्रेन का जो एरिया अटेंशन को कंट्रोल कर रहा होता है, ऐसे बच्चों में ये एरिया लेस एक्टिव होता है। केमिकल इम्बैलेंस हो सकता है या माल न्यूट्रिशन हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान कोई इन्फेक्शन हो सकता है, या मदर अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ड्रिंक करती हो, स्मोकिंग करती हो या ड्रग्स लेती हो, तभी बच्चे में ADHD होने के चांसेस हो सकते हैं। तो तब बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हो पाती, तो ये भी बच्चों में ADHD को कॉज कर सकता है। इसके अलावा कोई ब्रेन इंजरी हुई हो, ब्रेन का फ्रंटल लोब डैमेज हो गया हो, तो भी इम्पल्सेस कंट्रोल नहीं हो पाते हैं या इमोशंस को प्रॉपरली कंट्रोल नहीं किया जा सकता। आखिर में बात कर लेते हैं ADHD के ट्रीटमेंट के बारे में। साइकोथेरेपी और मेडिकेशन दोनों तरह से ADHD का ट्रीटमेंट हो सकता है। जिस तरह के मैंने कॉजेज़ में बताया कि ब्रेन केमिकल्स में इम्बैलेंस हो सकता है, तो अगर ब्रेन केमिकल्स में इम्बैलेंस हुआ हो तो मेडिकेशन से उसको ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा अगर साइकोथेरेपी को देखा जाए तो थेरेपी का मेन फोकस होता है बिहेवियर को चेंज करने में। तो स्पेशल एजुकेशन ऐसे बच्चों के लिए हेल्पफुल होती है। बिहेवियर मॉडिफिकेशन की टेक्निक्स इसमें हेल्पफुल साबित होती हैं। इसमें बच्चों को ये सिखाया जाता है कि बैड बिहेवियर को गुड बिहेवियर के साथ किस तरह से रिप्लेस किया जा सकता है, और उनको सिंपल और क्लियर रूल्स बनाकर सिखाया जाता है। शेपिंग की टेक्निक्स हेल्पफुल हो सकती हैं। रिवार्ड और पनिशमेंट के ज़रिए बच्चों का बिहेवियर चेंज किया जा सकता है। इसके अलावा काउंसलिंग उनके लिए हेल्पफुल साबित होती है, और उनको डिफरेंट वेज सिखाए जाते हैं कि वो किस तरह से अपने इमोशंस को और फ्रस्ट्रेशन को हैंडल कर सकते हैं, किस तरह से वो अपने सेल्फ इस्टीम को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा फैमिली को साइको एजुकेट किया जा सकता है कि अपने बच्चों के बिहेवियर को बेहतर अंदाज में समझ सकें। इसके अलावा बच्चों को सोशल स्किल्स भी सिखाई जाती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।